प्रधानमंत्री मोदी ने आज सूरत में सौगातों की झड़ी लगा दी। न सिर्फ सूरत को कई तोहफे दिए बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी कर दिया। पीएम ने एयरपोर्ट टर्मिनल का भी उद्घाटन किया और इसके बाद पीएम मोदी सूरत के डायमंड सेंटर पहुंचे और दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स की सौगात दी। और देखिए, इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी क्या बोले ये भी आप जानिए। मेड इन इंडिया सशक्त ब्रांड बन चुका है, यह पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। सूरत आगे बढ़ेगा तो गुजरात आगे बढ़ेगा, पीएम मोदी की तरफ से भी कहा गया। सूरत के लोग मोदी की गारंटी को पहले से जानते हैं। सूरत की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ा है। तो ये आपको बता दें कि आज सूरत में डायमंड बोर्स का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इमारत है जिसका उद्घाटन किया गया, सूरत डायमंड बोर्स, ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस है। यानी कि अगर ऑफिस की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी ऐसी इमारत है जो कि ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती है। क्या कहा गया इस दौरान, इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री की तरफ से आप देखिए। साथियों, आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे। हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है। लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। यहां के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है और इसी गारंटी का उदाहरण ये सूरत डायमंड बोर्स भी है। पीएम मोदी गुजरात के सूरत पहुंचे, जहां पर उन्होंने सूरत एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। नए टर्मिनल के उद्घाटन के दौरान गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने सूरत में रोड शो किया। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान सड़क के किनारे लोगों की भीड़ थी। पीएम मोदी की एक झलक को देखने के लिए लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद पीएम मोदी ने हीरा के कारोबार के लिए बने ऑफिस डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया। इस बिल्डिंग में 4500 से अधिक ऑफिस हैं। एसडीबी भवन 67 लाख वर्ग फुट से अधिक एरिया में फैला हुआ है। सूरत डायमंड बोर्स दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है जो अमेरिका के पेंटागन से बड़ा है। इस बिल्डिंग में ऑफिसेस के अलावा सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, कॉन्फ्रेंस हॉल, रेस्टोरेंट, बैंक, एग्जीबिशन सेंटर, क्लब जैसी सुविधाएं भी हैं। सूरत डायमंड बोर्स को 3500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इमारत का कंस्ट्रक्शन फरवरी 2015 में शुरू हुआ था। अप्रैल 2022 में इसका काम पूरा हुआ। एसडीबी को सूरत की डायमंड इंडस्ट्री ने मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों के लिए वन स्टॉप हब के तौर पर स्थापित किया है। सूरत दुनिया के 92% नेचुरल डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग करता है। और प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन के दौरे पर बाबा विश्वनाथ की नगरी और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जाएंगे। पीएम मोदी काशी तमिल संगम का उद्घाटन करेंगे और करोड़ों की सौगात भी देंगे। तीन राज्य में बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं। वाराणसी में भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम वाराणसी के कटिंग मेमोरियल स्कूल मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे। वहां पीएम आवास, पीएम स्वनिधि, पीएम उज्ज्वला जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में 19,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की गई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मोदी 2 दिन वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्वर्व वेद महामंदिर और काशी तमिल संगमम 2023 का भी उद्घाटन करेंगे। वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा पीएम एकीकृत पर्यटक पास प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी 18 दिसंबर को नवनिर्मित स्वर्व वेद महामंदिर का उद्घाटन करेंगे। महामंदिर के श्रद्धालुओं को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद पीएम सेवापुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे। खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। इधर काशी का नमो घाट पीएम के स्वागत के लिए तैयार है। नमो घाट पर पीएम मोदी काशी तमिल संगमम एडिशन 2 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। नमो घाट से टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट आप देखिए। हम इस वक्त वाराणसी के नमो घाट पर मौजूद है, जहां पर आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है और इसी घाट के इसी स्टॉल के सामने से वो काशी तमिल संगमम भाग 2 की शुरुआत करेंगे। और तैयारियां देखिए नमो घाट पर कैसी की जा रही हैं वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सूत्र में उत्तर से लेकर पूरे दक्षिण को साधना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए ये दूसरा साल है जब इस तरह के काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के आयोजन को किया जा रहा है। और यहाँ जो कटआउट्स हैं उसके जरिए आप देख सकते हैं कैसे सेंगोल को संसद में लगाया गया, उसके बारे में यहाँ सब कुछ लिखा गया है। और भाषा देखिए, ना सिर्फ हिंदी बल्कि तमिल भाषा का भी जिक्र यहाँ पर कटआउट्स में किया गया है। इसके साथ ही यहाँ से आप देखते जाएंगे, यहाँ से लेकर वहां तक इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर पूरे काशी और तमिल संगमम के लिए लगभग 30,000 लोगों को भारत और दुनिया के अलग अलग कोनों से बुलाया गया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जिसमें से 1500 लोगों को चयन किया जाएगा, जिन्हें न सिर्फ काशी बल्कि प्रयागराज और अयोध्या के भी दर्शन कराए जाएंगे। और काशीवासी अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी आज शिव की नगरी काशी को करोड़ों की सौगात देंगे। काशी के गंगा घाट से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। तो काशी वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जबकि 19,000 करोड़ की परियोजनाएं ऐसी हैं जो पूरे पूर्वांचल के लिए रखी गई हैं। गंगा का घाट है, लिहाजा गंगा में आचमन भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लिहाजा उसकी भी तैयारियां देखिए कैसे की जा रही हैं। सजाया और संवारा जा रहा है घाटों को। और साथ साथ सबसे ज्यादा आकर्षण जो है और इस बार के दौरे में वो काशी तमिल संगमम है, जिसकी झलक आपको न सिर्फ नमो घाट बल्कि कई जगहों पर पूरे वाराणसी में इसकी झलक साफ तौर पर नजर आएगा। और ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब है। साथ साथ वाराणसी से लेकर दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस और साथ में वाराणसी से तमिलनाडु कन्याकुमारी को जोड़ने के लिए कई ट्रेनों का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर करेंगे। और देखिए यहां से लेकर वहां तक स्टॉल्स को लगाया जा रहा है और दक्षिण भारत के वो तमाम कलाकारों के कटआउट्स भी यहां से आपको सामने नजर आएंगे, जो ये बताता है कि कैसा कनेक्शन है। और वहीं वाराणसी में अलग अलग योजनाओं से जुड़े स्टॉल्स भी लगाए गए। इस दौरान आप देखिए विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट। भारत में तमाम ऐसे रहने वाले लोग जो पूंजी के अभाव में रोजगार नहीं कर पाते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना यानी पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। और वो योजना जमीन पर कैसे उतर रही है, लोगों को कैसे फायदा मिल रहा है और इस योजना के तहत कैसे लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, उसकी एक झलक मैं आपको वाराणसी के इस कटिंग मेमोरियल ग्राउंड से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और देखिए कैसे 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 रुपए इस योजना के तहत लोगों को रोजगार करने के लिए दिया जाता है। और उसके बाद इस तरह से छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे ठेले, छोटा छोटा व्यापार लोग करके अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। लिहाजा उस योजना की एक तस्वीर भी आपको इस कटिंग मेमोरियल ग्राउंड में नजर आएगी। यहाँ पर बाकायदा 3 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर आप देखेंगे छोटी छोटी मूर्तियों का स्टॉल अलग है, फलों का स्टॉल अलग है और नारियल पानी का भी स्टॉल अलग है। और देखिए इसी तरह का कार्ड बनता है जिसमें इनका नाम रहेगा, इनका पता रहेगा, कैसे पैसा मिला, सर्टिफिकेट नंबर और इनका बाकायदा एक क्यूआर कोड है जो जनरेट होता है। पीएम मोदी वाराणसी के करीब 857 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजना जनता को समर्पित करेंगे। यहां से वाराणसी दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और काशी तमिल संगम ट्रेन की भी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी दौरे के दौरान जिन 20,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, उनमें 857 करोड़ की योजनाएं रेलवे से संबंधित है। और मैं इस वक्त वाराणसी के बनारस जंक्शन पर मौजूद हूं और आप देखिए 2 बड़ी ट्रेनों की सौगात वाराणसी वासियों को मिलने जा रही है। और कैसे इस स्टेशन का कायाकल्प किया गया है उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले ये बड़ुआडीह स्टेशन हुआ करता था, लेकिन इसका नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है। और अब आप देखिए वो पटरी में दिखाने जा रहा हूं जहां से 2 ट्रेनों की सौगात और 2 ट्रेनों की शुरुआत कल प्रधानमंत्री के करकमलों के द्वारा इसी स्टेशन से होना है। आपको बताते चले कि वाराणसी से लेकर नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलेगी। और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का जो प्रधानमंत्री का सपना था, जिसके लिए काशी तमिल संगमम की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री ने, उसके तहत एक ट्रेन भी चलाई जा रही है जो वाराणसी से चलेगी और कन्याकुमारी को जोड़ेगी। यानी दोनों की संस्कृति और सभ्यता में जो अंतर था उसकी दूरी को खत्म करने का सपना इस ट्रेन के जरिए प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। इधर शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी के सूरत दौरे पर निशाना साधा। पवार ने कहा कि जो लोग आज सत्ता में हैं उनमें देश के बारे में सोचने की शक्ति नहीं।
शरद पवार ने ये भी कहा कि आज देश की सत्ता जिनके हाथों में है वो देश की चिंता नहीं करते, वे सूरत जाते हैं और वहाँ देश के सबसे बड़े सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन करते हैं। आज ज्यांच्या हातामध्ये देशाची सत्ता आहे ते लोक देशाचा विचार करते। आज तुम्ही वर्षांमध्ये वाचलं, तुम्ही कदाचित वाचलं असेल, आज देशाचे प्रधानमंत्री सुरतला गेले। कशासाठी गेले? देशाचा सगळ्यात मोठा हिऱ्यांचा प्रकल्प आज त्याचं उद्घाटन सुरतमध्ये ते करत होते। तो माहीत असेल नसेल ही जी मुंबई है। शरद पवार ने ये भी कहा कि सूरत में हीरा व्यापार जाने से महाराष्ट्र के स्थानीय लोगों को अपनी नौकरियां खोनी पड़ेंगी। आप सभी लोगों को आने वाले समय में इस बारे में जरूर सोचना होगा। संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी सामने आया है। पीएम ने साफ कर दिया है कि संसद की सुरक्षा में चूक राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस घटना की जांच की गहराई से जांच भी की जानी चाहिए। संसद की सुरक्षा में हुई चूक ने पूरे देश को दहला दिया है। इसकी जांच दिल्ली पुलिस तेजी से कर रही है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष ने भी राजनीति शुरू कर दी है। विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में गृह मंत्री से जवाब देने की मांग की है। इसको महंगाई बेरोजगारी से जोड़ दिया है। इस मामले पर संसद में लगातार गतिरोध जारी है। इस बीच संसद कांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए, इसलिए स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही हैं। इसके पीछे कौन से तत्व हैं और उनके मंसूबे क्या हैं, इसकी गहराई में जाना उतना ही जरूरी है। एक मन से समाधान के रास्ते भी खोजने चाहिए। ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर है और सदन में पक्ष विपक्ष के बीच कई दिनों से लगातार गतिरोध जारी है। इधर संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले ललित झा को लेकर आशंका है कि सरेंडर से पहले उसने बड़ी साजिश को अंजाम दिया है, क्योंकि ललित झा ने सभी आरोपियों के फोन को जला दिया। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर बड़ी साजिश की बात क्यों कही जा रही है। ललित झा ने सभी आरोपियों के फोन को पहले तोड़ा और फिर उसे जला दिया। ललित झा की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने जले हुए फोन को राजस्थान के नागौर से बरामद किया है। दरअसल जिस दिन संसद की सुरक्षा में सेंध लगाया गया उस दौरान ललित झा भी संसद भवन के परिसर में मौजूद था। हंगामा बढ़ने के बाद ललित झा न सिर्फ वहां से फरार हो गया बल्कि सभी आरोपियों का फोन भी उसने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद पुलिस को आरोपियों के फोन की तलाश थी। पुलिस को शक है कि जांच को भटकाने के लिए फोन को जलाया गया। ऐसे में संदेह है कि मोबाइल फोन को नष्ट करना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। स्पेशल सेल की टीम अब इन फोन से जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। हालांकि मोबाइल डिवाइस को जलाने के बाद से डाटा रिकवर करना मुश्किल होता है, लेकिन पूरी तरह से असंभव भी नहीं है। इसके लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल फॉरेंसिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद डाटा रिकवर किया जा सकता है। और एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पंजाब पुलिस की बम्बिया गैंग के गुर्गों के साथ मुठभेड़ हुई है। बम्बिया गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। बदमाशों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। हालांकि एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर मिल रही है। पीओके को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पीओके को लेकर TV9 नेटवर्क पर गृह राज्य मंत्री निशत प्रामाणिक का बयान भी सामने आया। किसी भी सुबह पीओके में तिरंगा लहराएगा, पीओके हमारा है, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। और कहा है कि देखिए, लाल चौक में तिरंगा फहराया जा सकता है तो पीओके में क्यों नहीं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बड़े बड़े फैसले लेते रहते हैं। पीएम और गृह मंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। TV9 बांग्ला के साथ इंटरव्यू में बोले हैं निशत प्रामाणिक। তখন সামনে তো লোকসভা ভোট আসছে, তার আগে এটা যদি ধাক্কা হয়, একটা আপনারা বড় বুস্ট পেয়েছেন, সেটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে 370 দ্বারা রিমুভালের সপক্ষে রায় দেওয়াটা। এবার এই দুটোর ক্ষেত্রে কোথাও গিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ওপর গোটা বিষয়টা, ওখানে ওটা করার পর ওখানকার আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা, এই বিষয়টা আপনাদের ওপর। এবং দ্বিতীয়ত যে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে কি, এটা দীর্ঘদিন অনেক ধরেই ভাবছে যে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সেখানে কোনো বড় পদক্ষেপ হয়ে যেতে পারে কিনা, এরকম একটা ধারণা, বিশেষ করে লোকসভা ভোটের আগে, এটা লোকের মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে। আপনি কি বলবেন?
দেখুন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যতক্ষণ আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আছেন এবং মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজির মতন একজন কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতন লোক যতক্ষণ পর্যন্ত আছেন, 370-এর মতন কঠিন ধারা যদি আমরা কাশ্মীরের যে অভিশাপ ছিল সেটাকে যদি আমরা এই দুজনের নেতৃত্বে আমরা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি, আমরা 35A ধারাকে আমরা সেখান থেকে উঠিয়ে দিতে পারি, লাল চকে যদি ভারতের তিরঙ্গা ঝান্ডা উঠতে পারে, নিশ্চিতভাবে পাক অধিকৃত কাশ্মীর পিওকেতে কোনোদিন সকালে হঠাৎ করে উঠে দেখবে তিরঙ্গা ঝান্ডা উঠছে, এটা অবাক হওয়ার কিছু নেই। और देखिए, इस खबर पर हमारे साथ अमृतांशु भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, TV9 बांग्ला के मैनेजिंग एडिटर हैं। अमृतांशु, देखिए, आपने बातचीत की और उन्होंने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है, क्या कुछ और कहा उन्होंने अपने इंटरव्यू में? देखिए, 2-3 चीजें सामने आ रहा था। ये ऐसे तो ये अपना ही देश का हिस्सा है, ये तो साफ जाहिर है। ये लोग जबरदस्ती उसको दाव में रखे हैं। अभी वहाँ का लोग भी जो सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तान का अभी हालत इतना खराब है कि वहाँ का लोग भी चाहते हैं कि इंडिया उसको उन लोगों को फिर से उनका ऊपर कंट्रोल इंडिया का ही हो, यही वो लोग चाहते हैं, खुद चाहते हैं। और उसके साथ साथ देखिए कि यहाँ पर ये जितने दिन यहाँ पर रहते हुए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये लोगों ने इतना बड़ा फैसला ले चुके हैं। और जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप, मतलब पहले ये तय किया गया जब ये पूरा जम्मू कश्मीर का असेंबली का जो स्ट्रक्चर बनाया गया, तो ये तय किया गया कि वहां से भी रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप एक ही चीज की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जैसे अभी कुछ ही दिनों में हम लोग देखे हैं कि संसद में जो अपोजिशन है वो बार बार यही सवाल उठा रहा है कि क्यों पीओके को आप लोग अपनी कब्जे में नहीं ले रहे हैं। तो ये सारे कुछ हो सकता है और किसी भी दिन हो सकता है, यही उनका दावा है। अमितांशु, एक और चीज, क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा लगता है कि कश्मीर के बाद अब सरकार के एजेंडा में सबसे जो प्रमुखता से चीज है वो है पीओके। और ना सिर्फ आप प्रधानमंत्री मोदी को सुन लीजिए या फिर आप गृह मंत्री को सुन लीजिए, बल्कि अब गृह राज्य मंत्री ने भी इसकी बात की पुष्टि कर दी कि कभी भी सुबह आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा लगता है कि सरकार कुछ बड़ा प्लान करके बैठी हुई है, खासतौर पर पीओके को लेकर। डेफिनेटली, जिस तरह से मैंने बोल रहा था ना, स्टेप बाय स्टेप वो लोग आगे बढ़ रहा है। ये सारे कुछ इसी एक फाइनल चीज की तरफ कुछ ये करते हैं कि अभी किसी भी दिन ये हो जाएगा। कुछ बड़ा चीज इन लोग का दिमाग में है और ये लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है, नहीं तो ये वो जिस पोजीशन पे वो बैठे हुए हैं वो कभी वो खुलासा नहीं करते ऐसे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमितांशु, लगातार आपने बताया, अपने इंटरव्यू में आपने लंबा एक इंटरव्यू लिया जिसमें आपने पीओके को लेकर बड़ी बातें बताई और ये भी बताया कि आखिरकार सरकार की रणनीति क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना को बड़ी कामयाबी मिली है, ये बड़ी खबर आपको बताएं। भारतीय वायुसेना को किस तरह से एक बड़ी कामयाबी मिली है और जानकारी है कि समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान सफल परीक्षण किया गया। दुश्मन की मिसाइल को सतह से हवा में मार गिराने में सक्षम हुई। और देखिए, एक और बड़ी खबर, तेलंगाना में भारतीय वायुसेना के ट्रेनी पायलट्स की परेड हुई है और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की और सेना के जवानों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान मेड्चल मल्काजगिरी की वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड आयोजित की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सलामी दी गई। सैनिकों की ग्रेजुएट परेड में राजनाथ सिंह ने कहा कि अपनी आजाद और नई सोच को किसी भी हालत में न बदलें। रक्षा मंत्री ने समारोह के दौरान स्नातकों को प्रेसिडेंट कमिश्नर से सम्मानित किया। इसके अलावा स्वर्ड ऑफ ऑनर से भी ट्रेनी पायलट को सम्मानित किया गया। आज भारतीय वायुसेना एकेडमी में 212वें कोर्स की संयुक्त स्नातक परेड की समीक्षा करना सचमुच हमारे लिए यह गौरव का क्षण है। सबसे पहले मैं इस शानदार परेड में शामिल सभी ट्रेनीज को तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं। आज की यह परेड दिखाती है कि इसके पीछे आपने कितनी कड़ी मेहनत की है और कितना आपने अभ्यास किया है। इसके साथ ही मैं आज के पुरस्कार विजेताओं को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं।
और महाराष्ट्र के नागपुर से सोलर एक्सप्लोजिव कंपनी में एक बड़ा हादसा हो गया। धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई है। सीएम शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। रिपोर्ट देखें। महाराष्ट्र के नागपुर में एक विस्फोटक कंपनी में बड़ा धमाका हुआ। इसमें 9 लोग मारे गए। मरने वालों में 6 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। नागपुर के एसपी ने जानकारी दी कि धमाका इतना जोरदार था कि मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। घटना नागपुर के बाजार गांव की है, जहां पर धमाके के बाद इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इस धमाके में कई लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। हादसे के शिकार 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सोलर कंपनी में हुए धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहल गया और इसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। धमाका उस वक्त हुआ जब कंपनी में कास्ट बूस्टर प्लांट में पैकिंग का काम चल रहा था। ब्लास्ट के बाद इमारत में आग लग गई और इसके नीचे कई लोग दब गए। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका है। लिहाजा राहत और बचाव का काम तेजी से हो रहा है। अभी तक की जांच में धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया है। राहत टीम की पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की है। धमाके के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी नजर आई। लोगों का आरोप है कि कंपनी ने सुरक्षा के मानकों का ख्याल नहीं रखा, इसलिए दुर्घटना हुई है।